सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल के बेसिक्स बताए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे और मैंने अपने पुराने वीडियोस का रेफरेंस भी दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनेल्स की। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, उससे आपको बेसिक एक पता चल जाएगा कि सेल में कैसे कैसे क्या क्या होता है। इस वीडियो में हम फुली बात करेंगे उन ऑर्गेनल्स की जो सेल में होते हैं एंड उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ब्रीफ में लेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे उसे, ताकि ये बिगिनर फ्रेंडली भी रहे एंड इतना भी हो जाए कि अगर कोई गेट प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑर्गेनल्स के लिए। लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो में बात करूंगा यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मैं माइक्रोबायोलॉजी वाले वीडियोस में बनाऊंगा। अभी हम सिर्फ बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, जिसमें प्लांट और एनिमल का है। और यूकैरियोटिक सेल का जनरल स्ट्रक्चर आपने बाकी मेरी उसमें देख लिया होगा। मैं यहाँ पे फिर भी एक बार के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा सेल हुआ सर्कुलर सा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर ग्रीन कलर से हम कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस बना दिया इसका इस तरीके से। एंड देन ब्लू से इस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दिए, ये रफ वाले हैं। और इस तरीके से हमने बना दिया ये, इस टाइप से कुछ ले लेते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसे करके होता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देन गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज हम करेंगे येलो से, ये गोल्जी बॉडीज हो गई। इसी टाइप से कुछ फ्री राइबोसोम्स डाल देते हैं इसमें। फ्री राइबोसोम्स इस तरीके से हो गए, सिंपल सिंपल डॉट्स। तो ऐसे करके मतलब ये बेसिक्स है। अब ये क्या क्या है, ये चीज़ें जो नाम आपको बताए जा रहे हैं ये आपने पुरानी वीडियोस में भी सुना होगा। इनका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये नाम है क्या, एक्चुअल में क्या क्या करते हैं। ये लाइजोसोम्स हो गए, तो अलग अलग इसमें वो हैं, वैक्यूल्स बना दिए मैंने इस टाइप से। अब ऐसे ही अगर मैं करूँ तो प्लांट सेल के लिए बना लेते हैं। तो प्लांट सेल के लिए मतलब एक ऐसा चौकोर सा बनाते हैं, ये स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का। उसमें ये बना देते हैं कि ये उसकी वॉल हो गई। वॉल को फिल कर देंगे अगर हो सके तो वॉल को फिल करते हैं हम ब्लूइश से। तो ये वॉल बन गई उसकी। इसी तरीके से मतलब इसमें और भी चीज़ें हैं। बाकी सब स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हम ग्रीन से करेंगे फॉर ऑब्वियस रीज़न। तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गए बैक टाइप के। ऐसे न्यूक्लियस हो गया इसका, इनका भी न्यूक्लियस होता है। वैक्यूल्स हो गए। तो ये आप अभी वर्ड सुन रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस सारे वर्ड्स मैं इलेबोरेट करूँगा। और इसमें भी मतलब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो जैसा भी है। तो इस तरीके से मतलब ये दोनों हो गए हमारे पास। तो दिस इज आवर एनिमल सेल, और ऐसे ही हमारे पास है प्लांट सेल। तो अब जो मैंने इतने फैंसी से नाम लिए उन ऑर्गेनल्स का मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं बाउंड्रीज की। अब बाउंड्रीज में क्या आता है? बाउंड्रीज में आती है हमारी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनके बारे में हम बहुत ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके फंक्शंस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी सेल में जैसे होता है, तो जैसे ये कोई सेल है हमारे पास, तो उसमें एक बाउंड्री चाहिए हमें, हमने बताया था। तो उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बहुत फाइन और बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है जो उसके सेल को कंटेंड रखती है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बेसिक आप समझ लीजिए। बेसिकली जो मेम्ब्रेन होती है, इट्स अ बाई लेयर, मतलब दो लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं लिपिड बाई लेयर बोलते हैं। मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं इसको थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो ये बेसिकली समझ लीजिए इस टाइप से। अगर मैं जैसे अगर ड्रॉ करूँ तो ये इस टाइप की एक बाइलेयर है। आप ये समझिए कि ये जो हेड्स हैं ये फॉस्फेट हो गए, तो ये फॉस्फेट हेड्स हो गए। और ये जो हो गया आपका लिपिड्स हो गए। लिपिड बेसिकली फैटी एसिड्स। तो इन दोनों के बीच इन दोनों की ऐसी एक लेयर बनती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बेसिकली सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब सेमी परमिएबल का मतलब इससे कुछ ही चीजें पास कर सकती है, बहुत लिमिटेड होता है इसमें। मतलब कुछ ही लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स या लिमिटेड चीज़ें इससे पास कर सकती हैं, अंदर आ सकती हैं, बाहर जा सकती हैं। और इसी के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काफ़ी सारे चैनल्स बने होते हैं। चैनल्स क्या होते हैं कि मतलब
वो एक आउटफ्लो टाइप का देते हैं उसमें, या फिर इनफ्लो देते हैं। इस टाइप से चैनल होते हैं। लेट्स जस्ट से कि जैसे ये कोई चैनल है, तो कोई प्रोटीन या कोई मॉलिक्यूल आना है तो वो उस चैनल के थ्रू आएगा डायरेक्ट। वो डायरेक्ट मेम्ब्रेन क्रॉस अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए अलग से चैनल है। और इसी तरीके से जैसे एक तो ये वाला चैनल हो गया, इसी तरीके से इस पे पंप्स भी होते हैं। पंप्स क्या करते हैं, जैसे हमारे घरों में होता है मोटर होती है, पंप क्या करता है, अगर ये वाटर है तो यहाँ पे जो पंप लगा रहता है वो इसको पुल करता है, वाटर को खींचता है, मतलब पाइप में लाता है या उसको बेसिकली वो खींचता है या बाहर धकेलता है, कुछ भी आप इस तरीके से कह सकते हैं। इसी तरीके से जो मेम्ब्रेन्स होती है, ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में भी ऐसे पंप्स लगे रहते हैं। अब ये पंप क्या करते हैं, ये इन्हीं टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स को या तो अंदर ले जाते हैं या बाहर लाते हैं। इसी तरीके से पूरा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट काम करता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल बस आपको इतना समझना है कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेमी परमिएबल, एक बाउंड्री टाइप की होती है सेल के अराउंड। तो जल्दी से बात कर लेते हैं सेल वॉल की। अब सेल वॉल क्या है, सेल वॉल एक रिजिड लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, इसको पूरा कवर करती है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। और सेल वॉल बेसिकली पाई जाती है आपकी प्लांट्स में। प्लांट्स के अलावा सेल वॉल बैक्टीरिया में भी पाई जाती है और फंजाई में भी सेल वॉल पाई जाती है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस उनके कंपोजिशन का होता है, अलग अलग उसमें केमिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट होता है सेल वॉल का। और बेसिकली उसका काम सेम है, एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है सेल को। और किस किस चीज़ों से बनी होती है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। प्राइमरी कंपोनेंट्स काफ़ी जगह पे होता है, सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज हो सकता है, और हेमी सेल्यूलोज हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, हेमी सेल्यूलोज हो सकता है, लिग्निन हो सकता है, लिग्निन हो गया, पेक्टिन हो गया। इस तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल बेसिकली हमें इतना याद रखना है कि एक रिजिड कोटिंग है जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहले जो मेन ऑर्गेनेल आती है वो आती है हमारा न्यूक्लियस। अब यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस का एक ड्राइंग है, तो न्यूक्लियस को हम थोड़ा फाइन उसमें देखेंगे। तो अभी इसमें जरा एक बार इसके पार्ट्स हम लेबल कर देते हैं। तो सबसे पहले जो ये आपको कवरिंग दिख रही है इसकी, ये क्या है, ये इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे हमने कहा था कि जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ जो अंदर इसके होता है जो फ्लूइड टाइप का है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में अब जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका क्रोमैटिन है। अब क्रोमैटिन क्या है, ये बेसिकली डीएनए की पैकेजिंग है, सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए। और ये है हमारा न्यूक्लियोलस। तो अब एक-एक करके हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कही है। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे सिंगल दिखा रखी, बट एक्चुअल में इसमें 2 होती हैं। एक होती है इनर और एक होती है आउटर। तो ये डबल मेम्ब्रेन रहेगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और डबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो इसमें गैप्स छोड़ रखे हैं हमने, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली इनका काम क्या है, इनका काम है रेगुलेशन का। अभी क्या रेगुलेट करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड जो बचा कुचा सेल का साइटोप्लाज्म है। बेसिकली साइटोप्लाज्म क्या है, जो सेल का लिक्विड पार्ट है, जो बेसिकली बाकी का जो सेल है उसके और जो न्यूक्लियस है इसके बीच का वो एक्सचेंज, उसको रेगुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियस में जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, इनका मैन्युफैक्चर होता है और इनकी असेंबली होती है बेसिकली। तो न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ असेंबली एंड मैन्युफैक्चर ऑफ राइबोसोम्स। और यहाँ से ये राइबोसोम फिर और जगह भेजे जाते हैं जहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी में सबसे बड़ी नीम की, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम आपने सुना होगा, बेसिकली उसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसी के बेसिस पे बहुत सारे बायोलॉजी जोक्स बनते हैं। बट एनीवेज, अब इसके कंपोनेंट्स के लेबलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे यूकेरियोटिक सेल्स में हमने देखा कि डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनल्स होती हैं, तो ऐसे ही इसमें भी है। तो ये जो हमारी है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारी हो गई इनर मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, इसको इस जगह को क्या बोलते हैं, जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच है।
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, और ये जो ये जिगजैग से फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन दिख रही है, इसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, और जो अंदर वाला स्पेस है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की लेबलिंग है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे फंक्शन है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है हमारा एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी जो चलती है, और एटीपी प्रोडक्शन यहीं पे होता है पूरा। तो इसमें जो ये लेयर्स होती हैं, इनमें एंजाइम्स होती हैं जो इसको फैसिलिटेट करती है। वो एंजाइम्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या है, वो जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। तो बेसिकली आपको अभी इतना याद रखना है कि इसमें एटीपी प्रोडक्शन होता है, और बहुत सारे जो पॉइजन्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बोलते हैं साइनाइड। तो साइनाइड से डेथ कैसे होती है, तो बेसिकली वो उसका इम्पैक्ट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पे आता है। तो इसी तरीके से मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, जिससे हमारे जो फंक्शंस है, सेल के बेसिक फंक्शंस है, वो होता है। बिना एटीपी के देयर इज नो लाइफ, और साइनाइड और इसी टाइप के और पॉइजन्स सीधे माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ आ गया होगा। अब हम अगले ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसको ईआर बोलते हैं। अब सबसे पहले क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब इनके फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली पाया जाता है अगर जैसे न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है मोस्टली, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उससे एक्सटेंड होता है। तो कुछ इस टाइप का अगर हम बनाएं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ऐसे करके ये उससे बाहर को निकलता हुआ सा स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से और भी होते हैं। और अगर हम इन पे मतलब डॉट्स लगा दें, अब ये समझो कि इस पे ये ऐसे करके कर दें, ये इस पे राइबोसोम्स आ गए। तो बेसिकली ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस टाइप का होता है, और ऐसे ही होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पे राइबोसोम्स नहीं होते। तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जैसे इस पे येलो येलो डॉट्स जो हमने लगाए हैं, ये समझ लीजिए आपके राइबोसोम्स हैं। तो इस तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा होता है। और दूसरा होता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा कुछ नहीं होता, ऑलमोस्ट वैसी शेप होती है। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग शेप्स में आते हैं, जैसे ये लैमेले फॉर्म है इस तरीके से, और वेसिकुलर फॉर्म होती है। तो इस तरीके से काफ़ी और सारी फॉर्म्स होती है। तो बट हमें इतना इस पे अभी नहीं जाना है। बेसिकली हम याद रख रहे हैं कि रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स है इसमें। तो मतलब यहाँ से जो है आरएनए ट्रैवल करता है इस तरीके से इसमें, एंड देन यहाँ से वो राइबोसोम्स में जाता है, राइबोसोम से देन यहाँ से प्रोटीन बन के निकलता है। तो बेसिकली एक चैनल टाइप का आप समझ सकते हैं, उस तरीके से ये चैनल प्रोवाइड कराता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन दी अदर हैंड क्या करता है, ये है लिपिड बायोसिंथेसिस। इसका रोल होता है लिपिड बायोसिंथेसिस में काम आता है। तो ये चीज आप याद रखिए। तो ये रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस था। तो हम बात करेंगे गोल्जी बॉडीज की। अब हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पे प्रोटीन बन रहा है, लेकिन अब वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो अब यह है कि वहां से जो प्रोटीन निकलता है आर से, तो वो निकलता है वेसिकल्स में। वो छोटी छोटी वेसिकल्स होती है, उनमें प्रोटीन पैक्ड होता है। अब यह है कि इस प्रोटीन को कहीं भेजना है हमें, तो उसकी सॉर्टिंग कैसे होगी। तो इसी के लिए काम आती है गोल्जी बॉडीज। बेसिकली गोल्जी बॉडीज क्या है, कोरियर सेंटर है सेल का। ये सारी चीजें सॉर्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, और ये वेसिकल्स जो आती हैं, ये वेसिकल्स गोल्जी बॉडीज में ही आती हैं। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ऐसे करके मतलब एक रफ स्ट्रक्चर है। तो ये सिस्टर्ने टाइप के है, इसको सिस्टर्नेज टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। अब इसमें क्या है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स कैसे हैं, इसकी लेबलिंग कैसे होती है। ये साइड जो है इसको सिस गोल्जी बोलते हैं,
इसको मीडियन या मिड गोल्जी बोलते हैं, और ये साइड होती है ट्रांस गोल्जी। अब ये जो वेसिकल्स हैं, अब इसमें फ्लो कैसे होता है, अब ये देखिए, यहां से प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है, अब ये प्रोटीन कैसे आएगा, अब ये प्रोटीन यहां से गया, यहां से सिस गोल्जी में गया, अब यहां से ट्रांसपोर्ट होते होते इधर इधर ऐसे करके ट्रांसपोर्ट होते होते उसके अलग अलग उससे मीडियन गोल्जी, देन ट्रांस गोल्जी। अब यहाँ ट्रांस गोल्जी से इट विल बी सेक्रेटेड एज अनदर वेसिकल, यहाँ पे उसकी टैगिंग हो जाएगी कि उसको मतलब कहाँ जाना है। अब यहाँ से प्रोटीन कहाँ जा सकता है, मान लीजिए अपनी ही सेल में उसे कहीं जाना है तो वहां भेज देगा, वरना मान लीजिए यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है लेकिन इसको किसी दूसरे सेल में जाना है, आउटर में जाना है, तो ये वेसिकल डायरेक्ट जो हमारी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन से फ्यूज करके ये प्रोटीन को बाहर एक्सपेल कर देगी। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडीज का मेन काम जो है वो बेसिकली सॉर्टिंग है, ये प्रोसेसिंग टाइप का है। अच्छा, गोल्जी बॉडीज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या होती है कि जो अभी हमारा प्रोटीन जो बनता है, हमारा जो प्रोटीन होता है वो एक नेटिव फॉर्म में हो गया। मान लीजिए एक टाइम तो जैसे जब सेक्रेट हुआ तो वो एक नेटिव फॉर्म में प्रोटीन आ गया। मान लीजिए ये एक प्रोटीन है और ये उसकी चेन्स हैं, तो ये हमारा प्रोटीन एक नेटिव फॉर्म है। बट क्या होता है कि कभी कभी हमें उस प्रोटीन में मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, लाइक उसमें अलग अलग ग्रुप्स ऐड करने होते हैं, लाइक फॉस्फेट ऐड करना होता है, उसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अलग अलग ग्रुप्स मतलब जैसे भी हो सकता है। तो बेसिकली मॉडिफिकेशन जो होता है, तो मॉडिफिकेशन की साइड जो है वो भी गोल्जी बॉडीज में ही है। तो ये प्रोटीन को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करेगा। मान लीजिए यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा दिए, यहाँ पे कोई ब्रिज बना दिया या कुछ इस टाइप से, मतलब जो भी मॉडिफिकेशन है, अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन है वो हमारे गोल्जी बॉडीज में होते हैं। और बाकी इसका काम यही है। और यहीं से जो वेसिकल्स हैं ये अलग अलग जगह जाती है, सिर्फ प्रोटीन की नहीं, और भी वेसिकल्स जो है उनकी सॉर्टिंग करता है ये, कौन सी वेसिकल कहाँ जानी है ये पूरा उसको टैग करता है। तो अगली जो हम ऑर्गेनेल की बात करने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या है, बेसिकली यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंस का डिग्रेडेशन होता है। बेसिकली जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनका डिग्रेडेशन होता है। अब लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली छोटा सा एक स्ट्रक्चर है इसको, और इसमें जो होती है अराउंड 50 के अराउंड इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। अब ये एंजाइम्स क्या करती हैं, ये सब्सटेंस ब्रेक डाउन का काम करती हैं। अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं लाइसोसोम्स की, जैसे काम कैसे करता है, तो मान लीजिए इस तरीके से लाइसोसोम्स है, ये एक सेल है हमारे पास। अब इस सेल को कोई एक बैक्टीरिया है या कुछ है, इसको डाइजेस्ट करना है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करेगा, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, अब यहाँ पे देखिए आप, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, और वो ऐसे करके एक ओपनिंग टाइप की बनाएगी, और यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया आ जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा अगले उसमें, वो इसको पूरा एनगल्फ कर लेगी अपने अंदर। यहाँ से ये हो गया, तो ये उसको पूरा एनक्लोज करके, अब ये जो है सेल के अंदर वाला बैक्टीरिया आ गया एक वेसिकल के थ्रू, इसमें वेसिकल बन गई इसकी। अब ये वेसिकल कहाँ जाएगी, ये वेसिकल जाएगी डायरेक्ट लाइसोसोम में। लाइसोसोम में कैसे जाएगी, वो उसे ट्रांसपोर्ट होगा पूरा। तो यहाँ से जैसे अगर हम दिखाएं इसे, तो ये सेल हो गया, और ये फिर वो वेसिकल जो है वो लाइसोसोम में चली जाएगी, और यहाँ पे वो बैक्टीरिया आ जाएगा, इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे बेसिकली। तो ये इस जो चीज को कहते हैं पूरा, इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइटोसिस है। इस तरीके से इसमें लाइसोसोम आता है यूकैरियोटिक सेल में। तो बेसिकली लाइसोसोम का काम यही है कि वो डिग्रेडेशन करता है। तो बेसिकली हमने मेजर ऑर्गेनेल्स कवर कर ली हैं। अब बेसिकली कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स बची है, जैसे राइबोसोम्स बचे हैं, पैरोक्सीसोम्स हैं, और साइटोस्केलेटन के पार्ट्स हैं। साइटोस्केलेटन के पार्ट्स हो गए, प्लास्टिड्स हो गए। तो इस टाइप से मतलब काफ़ी सारी थोड़ी सी ऑर्गेनेल्स बची हैं, बट उनको आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में कवर कर लेंगे। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आपके लिए इस बार का क्वेश्चन मेरे पास है। हमने लाइसोसोम्स की बात करी, कि लाइसोसोम्स डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। क्या होगा कि अगर किसी सेल में लाइसोसोम्स नहीं हो, मान लो लाइसोसोम्स किसी यूकैरियोटिक सेल में, बेसिकली हमने बताया कि यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मान लो क्या होगा कि अगर यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम्स एग्जिस्ट ही ना करे, बिना लाइसोसोम के यूकैरियोटिक सेल कैसा होगा, इस चीज पे आप मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।